हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो पार्ट 2 में हमने देखा था लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके अजम्पशन क्या क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले कि उसके एक्सेप्शन क्या क्या हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी लॉ का अजम्पशन और एक्सेप्शन दोनों भी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको एग्जाम में 8 मार्क के लिए लॉ पूछता है तो उसके अंदर आपको अजम्पशन एक्सेप्शन के कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं आंसर को कंप्लीट करने के लिए। पेपर लेंदी ना हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ कम पॉइंट इसके अंदर एड ऑन कर देते हैं। और अगर आपको 4 मार्क के लिए अजम्पशन पूछ रहा है कि राइट अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपको पूरे के पूरे पॉइंट कवर करने होंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के पेपर पैटर्न होते हैं और कितने कितने मार्क्स किस किस आंसर को दिए जाते हैं, पेपर कितना लंबा लेंथ होना चाहिए आपके आंसर का, पेपर कितने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब। अभी के लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना एक्सेप्शन, जो सप्लाई का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सेप्शन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला एक्सेप्शन है आपका सप्लाई ऑफ लेबर। ये पर्टिकुलर चीज़ को हम स्टार्टिंग में पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर थियोरी की तरफ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज ए यंगस्टर, जैसे आप अपना कॉलेज खत्म कर लिए और आप जॉब पे लग गए। अब जॉब पे जब आप जा रहे हो तो होगा क्या कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में आप काम ज़्यादा करोगे, आपको सैलरी ज़्यादा मिलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट ईयर में आप जाते हो जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पर आवर मिल रहा है, आगे के जब आप और काम करोगे 1-2 साल फिर आपको पर आवर 200 मिलने लगेगा, फिर आप और काम करोगे आपको पर आवर 300 मिलने लगेगा। समझ लो अगर आपने 5 साल उस कंपनी में काम किया, 100 रुपया घंटे मिल रहे थे, फिर आप 10 साल काम किए तो आपको 200 रुपये घंटे मिलने लगे। आपने 15 साल काम कर लिए तो वहाँ पे आपको 300 रुपये घंटे मिलने लगे। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में रहोगे तो समझो अगर आपने 5 घंटे काम कर रहे हो, दिन के आप 5 घंटे काम कर रहे हो। जब आप सेकेंड फेज में जाओगे यानी 5 से 10 साल के बीच में जाओगे, उस समय पे आप क्या करोगे, उस समय पे आप 7 घंटे काम कर रहे हो, यानी आप अपना काम बढ़ा रहे हो। मगर एक टाइम ऐसा जरूर आता है ऑर्गेनाइजेशन में जब आपकी सैलरी तो बढ़ती है मगर आपका काम कम हो जाता है। तो गाइस इस एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान में रख लेना। हर एक लोगों के काम में, हर एक लेबर के लाइफ में ये दिन आता है जब वो उसकी सैलरी बढ़ते रहेगी मगर उसका काम का बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा। ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऐसा हर एक लेबर के साथ होता है। लेबर बड़ा हो या छोटा, लेकिन एक टाइम के बाद उसे काम कम और सैलरी ज़्यादा मिलने लगती है। तो गाइस ये सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का। तो देखेंगे इसका थियोरी, आपको समझ में अब आ जाएगा थियोरी आसानी से। सप्लाई ऑफ लेबर इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर वर्क्स एट अ गिवन वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, कितना घंटा तुमने काम किया कितने रुपए में, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। इट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व। इस चीज को हम सप्लाई कर्व से दिखा सकते हैं। कैसे, जैसे हमने सप्लाई कर्व में क्या पढ़ा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा, हमने पढ़ा था। तो जैसे जैसे आपका वेज बढ़ रहा है वैसे आपका सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ते जाएगा, यानी वेज ऊपर जा रहा है और सप्लाई ऑफ लेबर भी जा रहा है, यानी आपका सप्लाई कर्व बनने चालू हो जाएगा। सप्लाई कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आता है। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है लेफ्ट टू राइट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है। आगे क्या है कि इन केस ऑफ लेबर एज सच एज वेज रेट राइजेस सप्लाई ऑफ लेबर राइजेस। मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे जैसे तुम्हारा वेज बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ता रहेगा। सो सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, ये भी मैंने बता दिया है। लेकिन आगे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है आदमी की जिंदगी में जब वो काम तो काम उसका कम हो जाएगा और उसका जो वेज होगा वो बढ़ते रहेगा। तब तो आप देखोगे जब वेज बढ़ रहा है यानी प्राइस बढ़ रहा है लेकिन काम कम हो रहा है, काम कम हो रहा है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, हमने ये पढ़ा था। तो इस केस में क्या होगा, जो सप्लाई कर्व सप्लाई के जैसे बन रहा था वो सप्लाई कर्व बैकवर्ड मूवमेंट ले लेगा, यानी वो डिमांड की तरह ऊपर जाना चालू हो जाएगा। आगे जो आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी।
उसमें क्या लिखा है, आपका वेज रेट है जो पर आवर आपको 100 रुपये मिल रहे थे, आगे जाके आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, फिर आगे जाके आपको 300 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन जो पर आवर आपका वर्क है उसमें आप 5 घंटे काम कर रहे थे जब आपको 100 रुपये मिल रहे थे, अब 7 घंटे काम करने लगे जब आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। मगर आप देखोगे जब आपको 300 रुपये मिल रहे हैं तो आप अपना काम कम कर दे रहे हो। कम करने का कारण बताया मैंने, एक वर्ड लिखा हुआ है आपके मीनिंग में, आप देख सकते हो, जो है प्रिफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग अ हायर अमाउंट। लेजर टू वर्क, काम करने में थोड़े आलसी हो जाते हैं। आलसी मतलब एक टाइम आता है जब आप काम कम करते हो और पैसे ज्यादा कमाने लगते हो, उसको लेजर बोला जाता है। वो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस पॉइंट के अंदर, वर्ड को अंडरलाइन कर लो। वही एक कारण है जिसमें आपका सैलरी बढ़ रहा है मगर आपका वर्किंग आवर जो है वो कम होते जा रहा है। 5 से 7 हो गया, लेकिन 7 से फिर 6 हो गया। उसी तरह से टोटल अमाउंट की बात करूं तो 500 है, 1400 है और 1800 है। टोटल अमाउंट जो आप कमा रहे हो वो बढ़ते जा रहा है। इसके लिए जब नीचे आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम में जब आपको 100 रुपये मिल रहे थे तो आप 5 घंटे काम कर रहे थे, वो चीज आपको समझ में आ गई, जो एस लिखा हुआ है पॉइंट है। फिर आगे जब आप 200 रुपये आपको मिलने लगे, 6 घंटे काम कर रहे हो, फिर उसके आगे आप 200 रुपये मिलने में 7 घंटे काम कर रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपका जो सप्लाई कर्व था वो बैकवर्ड होकर डिमांड कर्व बन गया, यानी आपका 200 से 300 तो हुआ, लेकिन जो आपका सप्लाई है वो क्या हो गया, 7 से 6 घंटा हो गया। 7 से 6 घंटा होगा, यानी 1 घंटा आप कम काम कर रहे हो। यही कारण है कि जो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व होता है वो बैकवर्ड मूवमेंट में चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल को ध्यान में अगर रखोगे तो थियोरी आसानी से याद हो जाएगी, एग्जाम्पल अगर भूल गए तो थियोरी भूल जाओगे। तो बेटर यही है कि एग्जाम्पल को कहीं लिख लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, ताकि लंबे समय तक चीजें याद रहें और आप आसानी से लिख सको। अगर मैं इस डायग्राम का नीचे का जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो सेम चीज लिखी हुई है। अब मैं रीड कर लूँ या आप खुद रीड से कर सकते हो, चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। आपका सेकेंड एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में क्या होता है, जनरली हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ेगा। मगर गाइस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहकर कितने भी पैसे खर्चे कर लो आपको नहीं मिलेंगी, वो है एग्रीकल्चरल गुड्स। समझो, अगर कोई ऐसा ईयर आया जब मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, जब अच्छी बारिश नहीं हुई है, आपका खेती में अच्छे से अनाज नहीं आए हैं, तो आप कितने भी पैसे करके अनाज नहीं ला सकते कहीं से। कोई वो ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं से भी ला लो, वो अगर जमीन से उगेगी तो ही मिलेगी। थियरी देखेंगे इसका, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एग्रीकल्चरल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द वेदर कंडीशन, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो वेदर कंडीशन पे डिपेंड होता है। यानी वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, वो हिसाब से वो डिपेंड होता है। ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भी कंडीशन ऐसा होगा जो अनफेवरेबल होगा, मतलब आपके लायक नहीं होगा, तो वैसे केसेस में क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता है पूरी तरह से लो हो जाता है, कम हो जाता है। देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट अ हायर प्राइस। उनका जो सप्लाई है वो हायर प्राइस पे भी इंक्रीज नहीं हो पाता। थर्ड है आपका अर्जेंट नीड ऑफ कैश। जनरली हम लोग ने लॉ ऑफ सप्लाई में ये पढ़ा था कि जब प्राइस बढ़ता है तभी सप्लाई बढ़ता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई और आपके पास कोई चीज है जो आप बेच सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो अगर आप अर्जेंसी में कोई चीज बेचते हो, जल्दी जल्दी में कोई चीज बेचते हो, तो आपको कम प्राइस पे वो चीज बेचना पड़ेगा। और चीजें अगर कम प्राइस पे बेच दिए, यानी आपने कम प्राइस पे सप्लाई बढ़ा दिया, यानी ये लॉ के खिलाफ जा रहा है। इसके लिए एक्सेप्शन में ये पॉइंट है। अगर आप थियरी पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आपका फोर्थ पॉइंट है पेरिसेबल गुड्स। व्हाट इज पेरिसेबल गुड्स? मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो चीज जल्दी से खराब हो जाए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो कोई अगर वेजिटेबल सेलर है, भाजी बेचने वाला है, तो वो क्या करेगा, मॉर्निंग में उसके अपने प्राइस जो रहेगी भाजी की वो काफी हाई रखेगा, जितना हाई प्राइस रहेगा उतना ज्यादा सेल करता है, वो चला जाएगा। लेकिन इवनिंग आते आते आप देखोगे वो भाजी का भाव कम कर देता है, वेजिटेबल के प्राइस वो पूरी तरह से कम कर देता है। कारण क्या है कम करने का? क्योंकि वो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, वो खराब हो जाएगा। अगर उसे नहीं बेच के हटाया गया तो वो खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली उसका लॉस होने वाला है। तो वो क्या करता है कि उस भाजी को वो ट्राई करता है कि कम पैसे में वो सप्लाई कर दे, कम पैसे में सप्लाई बढ़ा दिया। लॉ के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, इसलिए तो एक्सेप्शन पॉइंट है।
एक्सेप्शन में ये आया है आपका फोर्थ जो पॉइंट है, पेरिसेबल गुड्स। आराम से लेक्चर को सुनोगे, लिखोगे, चीजें पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। फिर पॉइंट देखते हैं, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स कुछ ऐसे सामान होते हैं जो काफी कम होते हैं। कम होने से मेरा मतलब है जैसे कि कोई पेंटिंग हो गया, आप देखोगे पेंटिंग तो एक ही है मगर उसके प्राइस देखोगे तो काफी हाई होते हैं। जैसे कोई भी पेंटिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक ऐसे M.F. हुसैन की पेंटिंग का एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे कोई बड़े बड़े अगर पेंटर का जो पेंटिंग होता है वो काफी हाई प्राइस पे सेल होता है। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट द डिक्रीज अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड इवन इफ द प्राइस राइज, सप्लाई ऑफ रिमेन अनचेंज। अरे कोई एक ही पेंटिंग किसी ने बनाया है जो रेयर आर्टिकल है, रेयर यानी बहुत कम वाला आर्टिकल है, बहुत कम आर्टिकल है, वो बहुत कम सामान है। अब आप उसका प्राइस बढ़ा के सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, वो अपने में एक ही है जो कोई हर कोई नहीं बना सकता। तो उसका क्या, रेयर आर्टिकल अगर होगा तो उसका वो लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन केस में आ जाता है। एंटीक गुड्स, ओल्ड कॉइन, पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। अगला आपका जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन और चेंज ये दोनों अलग चीज है। वेरिएशन के अंदर आता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक बार लिख लो, मैं तो बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो, बुक निकालो, पेन निकालो, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें लिखने चालू कर दो, आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। चीजें रटने बैठोगे भूल जाओगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे, लंबे समय तक के लिए याद रह सकता है। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि बुक पेन निकाल लो। तो चीजें स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। वेरिएशन में है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, पहले आप कॉलम बना लो। वेरिएशन में है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, चेंज में है इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसका मीनिंग देखते हैं। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, जब भी सप्लाई आपका बढ़ता है प्राइस के बढ़ने के वजह से, ध्यान से सुनो वापस से, जब भी सप्लाई आपका बढ़ता है प्राइस के बढ़ने के वजह से, when there is increase in supply due to increase in price, we can say it is expansion of supply. When there is decrease in supply due to decrease in price, we can say it is contraction of supply. एक बेसिक डायग्राम अगर आप उसका देखोगे तो जब प्राइस P था, जब प्राइस P से P1 गया तो आपका जो क्वांटिटी था वो Q से Q1 की तरफ चला गया। और अगर दोनों कोऑर्डिनेट के डॉट बना के आप लाइन मारोगे तो वो लाइन आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा, जिसे एक्सपांशन इन सप्लाई कर्व बोला जाता है। थियरी आप पढ़ोगे सेम चीज लिखा रहेगा जो मैंने समझाया। एक्सपांशन इन सप्लाई रिफर टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू द राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये याद रखना कि इसमें अदर फैक्टर जो होते हैं, जो मैंने बताया प्राइस के सिवा और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से सप्लाई बढ़ता है और घटता है, वो सारे के सारे फैक्टर जो है कांस्टेंट रहेंगे। ये सिर्फ प्राइस की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, उसे एक्सपांशन बोला जाता है। प्राइस के वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ा तो एक्सपांशन इन सप्लाई आप उसे बोल सकते हैं। आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई रिफर टू फॉल इन क्वांटिटी एंड फॉल इन सप्लाई। क्या बोला, फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जो आपका क्वांटिटी सप्लाई था वो कम हो गया प्राइस के कम होने की वजह से, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। डायग्राम देखोगे, आपका P ओरिजिनल प्राइस था जो कम होके P2 बन गया, आपका Q ओरिजिनल क्वांटिटी था जो कम होके Q1 बन गया। अब उसको अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे N से M के तरफ नीचे की तरफ आया है एक एरो, यानी आपका सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सप्लाई कम हो गया। लेकिन एक्सपांशन के केस में दोनों चीजें बढ़ रही थी, यानी सप्लाई एक्सपांड हो रहा था। चीजें काफी इजी है, आराम से समझोगे आराम से याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं जल्दी से चेंज इन सप्लाई क्या होता है। चेंज इन सप्लाई की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, लेकिन यहां पे क्या अलग है उससे, देखो इंक्रीज तो वहां पे भी हो रहा था, इंक्रीज तो यहां पे भी हो रहा है, क्या अलग है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो आप आंसर को आसानी से लिख सकते हो, चारों डायग्राम को आराम से कंपेयर कर पाओगे। देखो एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई जो आपका था वो प्राइस के वजह से हो रहा था, लेकिन अब जब चेंज इन डिमांड की चेंज इन सप्लाई की बात करोगे तो वो क्यों होगा पता है, वो प्राइस छोड़ के बाकी सारी कारणों से होगा। यानी जो मैंने बताया अदर फैक्टर को मैंने कांस्टेंट रखने बोला था, मगर इस केस में अदर फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। अगर एक ही प्राइस पे, उसी सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ा या घटा तो उसको क्या बोला जाएगा,
इंक्रीज या डिक्रीज। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा था। एग्रीकल्चर अगर किसी वर्ष किसी साल अगर बारिश नहीं होती है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ सकता है क्या? नहीं। अब कितने भी प्राइस हो नहीं बढ़ेगा, यानी प्राइस की वजह से कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं। अदर कंडीशन की वजह से हुआ, वेदर कंडीशन खराब हो गया, इसकी वजह से हो गया वो चीज। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी और कंडीशन पे हुआ तो हम लोग प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ सप्लाई को चेंज करेंगे। सप्लाई क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन सप्लाई उसको हम बोल सकते हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर यानी दूसरी चीजें चेंज हो गई और प्राइस सेम रहा, तो अगर सप्लाई बढ़ता है तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई घटता है तो डिक्रीज इन सप्लाई बोल सकते हैं। अब अगर डायग्राम देखो, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन सप्लाई रिफर टू राइज इन द सप्लाई एट अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू द फेवरेबल एंड अदर फैक्टर्स सच एज फॉल इन प्राइस इन इनपुट, फॉल इन टैक्स, टैक्स में कमी आ गई, कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया। इन सब कारणों से क्या होता है? अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया, प्राइस तो देखो बढ़ नहीं रहा है लेकिन आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आया है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होगी जिसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ गया है। प्राइस में चेंज आ रहा है? नहीं। सप्लाई में चेंज आ रहा है? हाँ। सप्लाई में चेंज कैसे आ रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। तो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो, डायग्राम में देखो कि आपका पी है ना जो वो सेम है, पी में P1 P2 कुछ नहीं हुआ है, एकदम सेम है। लेकिन जब सप्लाई देखोगे तो सप्लाई Q से Q1 की तरफ आगे गया, यानी सप्लाई में इंक्रीज आया है। दूसरा देखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में डिक्रीज क्यों होता है? डिक्रीज इन सप्लाई रिफर टू द फॉल इन सप्लाई ऑफ अ गिवन कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो गए जिसके वजह से सप्लाई में डिक्रीमेंट आया है। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, फिर से बोल रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज में प्राइस सेम रहेगा, हमेशा अदर कंडीशन चेंज होता रहेगा। प्राइस चेंज है इसके लिए वहां पे सिर्फ P है और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या होगा? Q से Q2 की तरफ आ जाएगा, ओरिजिनल से कम की तरफ आएगा, यानी डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे अगर आपने कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ले लिया, जैसे मैंने अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी बोल के मैंने सप्लाई बढ़ाया था लास्ट टाइम पे इंक्रीज इन सप्लाई में, इसमें मैं बोल रहा हूं कि कोई आउटडेटेड पुराना टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, आपका प्राइस तो आपने सेम रखा है, प्राइस आपका कम नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई तो कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा ना। आउटडेटेड जूना टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो गया यानी सप्लाई डिक्रीज हो गया। सप्लाई डिक्रीज होने का कारण है ये। दूसरा क्या? टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगा। तो while price of remain constant, the supply curve shift to left of the original supply curve. लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज में राइट साइड में शिफ्ट हो रहा था। एकदम इजी है, अगर आप चारों डायग्राम को साथ में बना के अगर अच्छे से देखोगे चीजें आपको समझ में आएगी। सिर्फ क्या करना है आपको? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के नीचे प्राइस लिख लेना और इंक्रीज डिक्रीज के नीचे क्या लिखना है आपको? अदर फैक्टर लिख लेना। चीजें आराम से याद हो जाएंगी। काफी इजी थियरी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को प्लीज लीव मत करना, स्किप मत करना। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट सारे क्लियर थे। तो अगर आप 1 से 2 बार चीजों को सुनोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगली बार जब आएंगे अगले पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है, जो रिजर्व है, रेवेन्यू है, वो सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले। किन किन टाइप्स के कॉस्ट होते हैं वो आपका वीडियो छोटा रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, इसलिए 3 टाइप के कॉस्ट देखेंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से यहाँ पर टॉपिक को खत्म करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।